हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट, आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर्स देने हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के हुए, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हुआ एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। देन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से हुए टाइप्स, तो यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज फर्दर डिवाइडेड, ये है ना आगे और डिवाइडेड है इन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। अभी इसी पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज। भाई, प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। इफ एडिशनल वर्कर इज एम्प्लॉयड, अगर है ना आप ज्यादा वर्कर्स को काम पे लगा दोगे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली नहीं है। एंड प्रोडक्शन डज नॉट डिक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज भी नहीं होगा। इफ वर्कर इज रिड्यूस फ्रॉम द वर्क, अगर आप है ना काम पर से वर्कर को कम कर देते हो, कम लेस नंबर ऑफ वर्कर काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होने वाला है। तो मेंशन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कौन सा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जहां पर आप है ना एग्जाम्पल के हिसाब से कि भाई लैंड की में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होने वाला, ये रूरल एरियाज में ज्यादा होता है एंड फार्म पर ज्यादा होता है, एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटीज में, जहां पर आप कितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उससे उसकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपका आंसर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि अ वर्कर इज थ्रोन आउट ऑफ जॉब, जॉब से निकाल दिया वर्कर को बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। भाई कंप्यूटराइजेशन का, कंप्यूटर का जमाना आ गया। अभी देखिए ना बहुत सारे टीचर्स है, कितने सारे ड्यू टू दिस ऑनलाइन एजुकेशन क्या हो गया इस वक्त, बहुत सारे टीचर्स है, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट गेटिंग देयर सैलरीज। क्या हो रहा है, ऑनलाइन चल रहा है तो एक ही टीचर से काम कराया जा रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसे हो रहा है कि एक टीचर है, एक मैथ्स के टीचर है, एक अकाउंट्स के टीचर है, तो वो ही है ना जितने भी डिविजन है उनका अकाउंट्स है मैथ्स ले लेते हैं। तो जो न्यू टीचर्स है उनको जॉब, दे हैव बिकम जॉबलेस। तो ये है ना कंप्यूटराइजेशन की वजह से जॉब से निकाल दिया। तो नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये यूजुअली हम कंपनीज एंड फैक्ट्रीज के बारे में बात करें कि भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे कि उनको लेकिन नॉलेज नहीं है कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना, तो वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। नाउ शरद हैज फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू इंडिया, भाई इंडिया उसको है ना आने के लिए है ना फोर्सफुली है ना शरद इंडिया आया यूएसए से, फ्रॉम यूएसए, ड्यू टू डिप्रेशन इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में जो गिरावट आ गई उसकी वजह से मजबूरी में उसको है ना फिर इंडिया में आना पड़ा। तो मतलब वो कौन सा मतलब उसके पास कोई जॉब नहीं है अभी, तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जब उतार चढ़ाव आता है किसी भी सेक्टर में और उस उतार चढ़ाव की वजह से, उतार की वजह से, चढ़ाव की वजह से अगर कोई भी चेंजेस होता है तो साइक्लिकल चेंजेस हुआ। तो यहाँ पर है ना जॉब चली गई, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब लोग मिस आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाई उसकी जॉब चली गई, यहाँ तो कहाँ पे भी जॉब चली गई करके शब्द नहीं लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है ना शरद वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम यूएसए एंड ड्यू टू डिप्रेशन इन आईटी सेक्टर, मतलब वो आईटी सेक्टर में काम करता था और उसको वहां से निकाल दिया गया। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेजुएट होने के बावजूद वसंत इज सिटिंग आइडल एट होम, वो है ना खाली घर पर बैठा, आइडल मतलब कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, कुछ नौकरी नहीं है उसके पास। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया।
क्योंकि वो ग्रेजुएट है फिर भी उसके पास जॉब नहीं है। मम्मा बोलती है पढ़ लिख के बड़े बनो, जॉब मिल जाएगी। तो अभी कंपटीशन का जमाना है, आपको अपने सोर्सेस खुद बनाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल भी डेवलप करने हैं, राइट। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स दीजिए। तो है ना स्ट्रक्चरल मतलब है ना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जैसे ही कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया उसने है ना बहुत सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया। हैज कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मैनुअल्स टाइपिस्ट। जो टाइपिस्ट होते हैं ना जो टाइपिंग करते हैं, पहले है ना मैनुअली हाथों से टाइपिंग वाले टाइपिंग सीखा करते थे हमारे जमाने में। तो टाइपिस्ट जो है वो लोग जॉबलेस हो गए कंप्यूटर के आ जाने की वजह से। एंड सेकंड यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे हॉर्स कार्ट्स, पहले हॉर्स कार्ट्स यूज करते थे, ऑटो रिक्शा के बदले में हॉर्स कार्ट यूज करते थे। तो ऑटो रिक्शा ने अभी रिप्लेस कर लिया हॉर्स कार्ट्स को। तो ये भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। अभी हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड आउट Q1 एंड Q3 यूजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एज न्यूमेरिकल डेटा। तो आपको क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है पार्टीशन वैल्यूज में। चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज में मैंने काफी डीपली है ना इनके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वार्टाइल 1 कैसे निकालना है, क्वार्टाइल 3 कैसे निकालना है, यहाँ पे भी बताने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे टाइपिंग करके रखा है मैंने, क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहिए तो पार्टीशन वैल्यू वाला चैप्टर का एक्सरसाइज का वीडियोस देखिएगा जहां पर मैंने Q1 Q3 ये सब एक्सप्लेन किए हुए। तो यहाँ पर ईयर दिया है 2009 10 तो 17 तक। यहाँ पर ये जो है 2017 तक का साल दिया हुआ है। तो जिसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो दिए हुए है 3.5 एंड ऐसे करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिए हुए। तो अभी क्या करना है आपका क्वेश्चन खाली यहाँ तक है, ईयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंट तक ही है। ये थर्ड कॉलम आपको ऐड करना है एंड उसके बाद में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.75 है तो 3.75 इनिशियली सेम रहेगा, उसके बाद 3.75 प्लस 3.54 करेंगे तो 7.29 प्लस आप है ना 3.53 करेंगे तो 10.89 10.82 प्लस आप 3.62 करेंगे तो 14.44 एंड 14.44 प्लस 3.46 करेंगे तो 17.9 प्लस 3.41 तो 21.31 एंड 21.31 प्लस आप 3.49 करेंगे तो 24.8 एंड 24.8 प्लस 3.51 तो 28.31 एंड 28.31 प्लस 3.52 करेंगे तो 31.83 टोटल आपका आएगा। लास्ट आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टोटल है समीशन है वो एंड आपका नंबर दैट इज हम बोलते हैं ना टोटल आपने निकाला n इज इक्वल टू 31.83 ये सेम रहेगा ना। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है Q1 फाइंड आउट करने के लिए, तो Q1 फाइंड आउट करने के लिए Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन लेना है आपको, n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आपका n क्या है 3.83 है तो आप n के जगह पे 3.83 रिप्लेस करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। तो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 31.83 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन एंड Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 31.83 प्लस 1 किया तो 32.83 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, देन Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8.21 ऑब्जर्वेशन आपका आंसर आएगा। तो अब ये 8.21 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लाई करेगा तो वो आपको देखना है। तो ये लाई करता है आपका 10 पॉइंट। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आप चेक करेंगे 7.29 नहीं होगा और 10.82 बाद में लेवल नेक्स्ट लेवल पे 10.82 आता है तो आपका ये यहाँ पर लाई करेगा। तो जहाँ पर 2011 ये जो ईयर 2011 है तब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो आपको यहाँ पर लिखना है साइज ऑफ 8.2 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और 21st मतलब ऑब्जर्वेशन लाइज इन द 10.82 10 क्वार्टाइल वैल्यू इज इक्वल्स टू ईयर 2011 आएगा। नाउ आंसर Q1 इज इक्वल्स टू फिर आपका क्या हुआ 2011 होगा।
इसी तरीके से आपको फाइंड द Q3 करना है। तो Q3 के लिए आप फॉर्मूला क्या करोगे, क्वार्टाइल 3 के लिए साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 31.83 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। अभी आपका 3 है हाँ बाहर, तो साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 8.21 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 8.21 करेंगे तो 24.63 ऑब्जर्वेशन आया। तो 24.63, अगर 24.63 एग्जैक्टली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लेकिन 24.8 है अवेलेबल, तो ये 24.8 पर आप आओगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका कितना है 2015 ईयर 2015, तो ये जो आपका क्वार्टाइल 3 होगा वो 2015 होगा। तो साइज ऑफ 24.63 ऑब्जर्वेशन लाइज इन 24.8, हैंस क्वार्टाइल वैल्यू, जो क्वार्टाइल वैल्यू हमको निकालनी है Q3 निकालनी है, द ईयर इज व्हाट 2015, सो Q3 इज इक्वल्स टू 2015। तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर, जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो है इसको कि आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, तो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से इंडिया में, उसके टाइप्स देना है हमको। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का पहले मीनिंग लिखो। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप 12th में आओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मीनिंग लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन मीनिंग। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, एंड द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों भी टाइप के हो सकते हैं। नाउ स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, रैपिड मतलब है ना भारी मात्रा में भी पॉपुलेशन बढ़ गई, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, लो एडेप्टेबिलिटी मतलब लो एडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर हो गया, आर द मेन रीजंस। ये रीजंस हैं, तो छोटे इन शॉर्ट में रीजंस हमने लिख दिए फॉर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये है ना किसकी वजह से बढ़ता है, अराइज होता है, तो ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, उसमें खर्चा बहुत लगता है, एंड उसमें लेबरर्स की है ना जो काम करने वाले लोगों की जरूरत कम होती है, तो रिक्वायर्स लेस लेबरर्स। व्हेन न्यू टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस, जब नए टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है, जो पहले से काम करने वाले जो वर्कर्स है, आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द देयर जॉब्स, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। डिस्प्लेस्ड मतलब उनको हटा दिया जाता है जॉब से, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रिसीव होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंप्यूटराइजेशन की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई, तो भाई ज्यादा लेबरर्स की, ज्यादा काम करने वाले की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तो भाई क्यों पगार देगा बॉस, फिर क्यों सैलरी देगा, राइट? क्योंकि उसने ऑलरेडी है ना इन्वेस्टमेंट किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, उसने कैपिटल इंटेंसिव मतलब भारी मात्रा में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल का इंटेंसिव मतलब भारी मात्रा में। नाउ सेकंड यहाँ पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये किसके कारण होता है, तो ये है ना जैसे ब्रेकडाउन, मशीनरी खराब हो गई, पावर फेलियर हो गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ गई, स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो ये सारे फ्रिक्शनल के एग्जाम्पल्स हो गए। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेम्पररी बाय नेचर, तो ये है ना टेम्पररी नेचर में, ये क्या होता है टेम्पररी होता है, फ्रिक्शनल लंबे समय के लिए नहीं रहता। देन थर्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये किसकी वजह से होता है, तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। जो बिजनेस में डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई का दौर मतलब तेजी का दौर होता है, डिप्रेशन मतलब डाउन, तो दो फेजेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमी पासेस थ्रू फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी या डिप्रेशन। जब प्रॉस्पेरिटी है, जब है ना अच्छा सब पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, एंड एक समय होता है जब है ना मार्केट में पैसा नहीं, डिप्रेशन का पीरियड है, तो ड्यूरिंग डिप्रेशन बहुत सारे लोगों की जॉब्स चले जाते हैं। अभी जो पीरियड चल रहा है कोरोना काल में वो डिप्रेशन वाला चल रहा है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव जो डिमांड है वो गिर जाती है, विच लीड्स टू द फॉलिंग प्राइसेस, जिसकी वजह से ना प्राइसेस है ना वो भाव गिर जाते हैं, एंड प्रॉफिट अर्न करना भी प्रोड्यूसर के लिए ना मुश्किल हो जाता है, तो वो प्रॉफिट भी उसका डाउन हो जाता है। एज अ रिजल्ट इसके वजह से देयर इज अ करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज भी डाउन हो जाती है। तो अ फॉल इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में जो गिर जाना, अ फॉल इन प्रोडक्शन लीड्स टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, तो उसकी वजह से ना एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आ जाती है। एज अ रिजल्ट वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स, जिसके वजह से ना लोगों को काम से हाथ धोना पड़ता है, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन के समय पर। तो अभी देखिए ना, ये जो पीरियड हमारा लॉकडाउन पीरियड, इन ये जो कोरोना काल आया, तो उसमें बहुत सारे लोग है ना जॉबलेस हो गए, बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार है, ये किसकी वजह से होता है, अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। एंड दीज चेंजेस में इफेक्ट, तो ये चेंजेस किस पे असर डालेंगे, इधर द सप्लाई ऑफ और डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड और सप्लाई पे असर डालता है। एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है इकोनॉमी में आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से भी होता है। कैपिटल कम पड़ता है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेनन हो गया, ये लंबे समय वाला लॉन्ग टर्म फिनोमेनन हो गया। एंड ये है ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के जैसे नहीं है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो शॉर्ट टर्म होता है। नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ वर्कर्स, जब वर्कर्स एंड जॉब के बीच में मैच नहीं हो पाता है, मिसमैच हो जाता है, दैट आर एक्चुअली अवेलेबल, जैसे कि हॉर्स कार्ट्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटो रिक्शा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग हैज कॉज्ड द अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द मैनुअल टाइपिस्ट। तो ये एग्जांपल्स हो गए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है ना अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, रीजंस क्या है। तो फॉलोइंग आर द रीजंस, फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ में जॉब मतलब सिंस इंडिपेंडेंस के जब से हम है ना स्वतंत्र हुए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना जो इंडिया में हैज बीन कंसिडरेबली वो लेस है, जबकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है। तो मोर ओवर द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट बीन एडिक्वेट, वो एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है टू ऑब्जर्व द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स। लेबर फोर्स बढ़ रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ रहे। एज अ रिजल्ट देयर इज अ वाइड स्प्रेड इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसकी वजह से ना ज्यादा मात्रा में है ना अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो रहा है। नाउ इंक्रीज इन लेबर फोर्स, तो डेथ रेट है ना वो कम हो रही है, डेथ रेट हैज रैपिडली डिक्लाइन, वो रैपिडली कम होते जा रही है विदाउट अ करस्पॉन्डिंग फॉल इन बर्थ रेट। और है ना जन्म जो बच्चों की ये जन्म दर है वो बढ़ती जा रही है, उसके करस्पॉन्डेंस में डेथ रेट है ना वो डिक्लाइन होते जा रही है। तो है ना पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है, देयरफॉर द कंट्री हैज रजिस्टर्ड एन अनप्रेसिडेंट population growth, unpredictable population growth हो गया है, and this was naturally followed by an equally large expansion in labor force leading to the unemployment। ये है ना large labor force increase होने की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। नाउ एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी का ज्यादा उपयोग में आना। तो इन इंडिया मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, लेकिन हमारे देश में तो भाई जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जो मैन पावर है वो ज्यादा है। सो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, ये इस सिचुएशन में क्या है, कंट्री वुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होंगी। एंड हाउएवर नॉट ओनली इन इंडस्ट्रीज, खाली इंडस्ट्रीज में नहीं बट ऑल्सो इन एग्रीकल्चर हो गया, प्रोड्यूसर्स आर इंक्रीजिंगली सब्सटीट्यूटिंग कैपिटल फॉर लेबर के लिए जो कैपिटल चाहिए वो प्रोड्यूसर्स के लिए वो इंक्रीज हो रहा है। वेयर कैपिटल इज अबेंडेंट सप्लाई, व्हेन कैपिटल इज इन अबेंडेंट सप्लाई, यूज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स हो गए, अदर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना रैशनल एंड जस्टिफाइड नहीं रह पा रहे, मतलब ना जो वर्कर्स को काम नहीं दे पा रहे, मशीनरी ज्यादा आ गई है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आ गए कि आसानी से काम हो जाता है प्रोड्यूसर्स का, तो उनको ज्यादा लेबर वर्क की जरूरत नहीं होती। बट इन इंडिया दिस पॉलिसी रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है। नाउ लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जैसे कि है ना विच आर कंपैटिबल टू इंडियन इंडस्ट्रीज को सूट होना चाहिए, आर कंपैरेटिवली लेस है इन नंबर, दे आर लेस, सो देयर इज अ डेप्थ ऑफ
स्किल्ड मैन पावर नीडेड बाय द इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में ना स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है इंडस्ट्रीज में, और वोकेशनल कोर्सेज कोई करना ही नहीं चाहते। नाउ फिफ्थ, एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए टुवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस किसकी होगी, तो ऑब्वियसली एजुकेटेड पर्सन, उसको उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिलती तो जॉब नहीं करता, तो जॉबलेस रह जाता है। तो एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर, मतलब उनकी डिजायर होती है कि उनको व्हाइट कॉलर वाली जॉब मिले, बैंक में नौकरी मिले, उनको बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी मिले। तो देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल जो स्पिरिट है वो कम हो पा रही है टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, जहां पर कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो ग्रेजुएट्स प्रेफर करते हैं टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, वो तब तक है ना बिना नौकरी के रहते हैं जब तक उनको उनके पसंद की नौकरी नहीं मिलती, टिल दे गेट अ जॉब विच इज अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, इन टर्म्स ऑफ सैलरी को लेकर बोल दो या नेचर ऑफ वर्क को लेकर बोल दो, ठीक है। देन सिक्स्थ यहाँ पर सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इंडिया में क्या सीजनल है, मानसून पे डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स ऑन मानसून। सब जगह पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है ना, सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, जमीन उपजाऊ नहीं है, आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक्स है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड्स नहीं मिले, क्वालिटी सीड्स नहीं मिल पा रहे हैं, देन फर्टिलाइजर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपर, तो आर फैक्टर्स दैट रिड्यूस द कैपेसिटी, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाती है फॉर अदर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर। बाकी के थ्रू आउट द ईयर वो लोग फिर कुछ काम नहीं कर सकते। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये एक मेजर फैक्टर हो गया रूरल एरिया में। सो द लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर द लेबर फोर्स रिमेन्स जॉबलेस, तो बाकी के समय पर वो जॉबलेस रहते हैं। नाउ स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नाउ द ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की वो बहुत स्लो है, एंड जो इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से फर्टिलाइजर्स अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, आर ऑल ड्यू टू द इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो गया, एंड एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज, उसके कंपेयर में एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज नहीं हुए, इनफ नहीं है इन द रूरल सेक्टर टू ऑब्जर्व द ग्रोइंग लेबर फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। नाउ जैसे ब्रेड को आप है ना टी में डिप करोगे, चाय में डिप करोगे तो कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें, उस तरीके से। नाउ एट माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन में माइग्रेशन, तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ पीपल का जो स्थानांतरण है, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स के सर्च में निकलते हैं। तो दिस हैज इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज, तो शहरी भागों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई है क्योंकि गांव से लोग है ना शहरों में आते हैं जॉब ढूंढते हुए। नाउ लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। तो जनरल मेजर्स जो है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट वो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो, प्रोविजन ऑफ फॉर ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सिस्टम, देन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज हो गया, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। एंड स्पेसिफिक जो मेजर्स है वो है अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक मेजर्स उसमें है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम EGS। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये कभी है ना इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले, तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो क्योंकि ये जो लेंथी आंसर्स है उसके थ्रू आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है, आप लेसन रीड करोगे और आपको समझ जाएगा। आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये इंट्रोड्यूस किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 28 मार्च 1972 में, और ये स्कीम सक्सेसफुल होने के बाद अदर स्टेट्स ने भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये स्कीम में क्या था
कि है ना प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है ना प्रोवाइड करना है रूरल पॉपुलेशन को, एंड उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करनी है, रूरल गांव में जो गरीबी है उसको दूर करना है। तो ये स्कीम, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि प्रोवाइड करने का, कि मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे वो गांव में रहने वाले लोगों को। एंड ड्यू टू सक्सेस इन महाराष्ट्र में सक्सेसफुल रहने के बाद में ये अदर स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट हो गई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती, यहाँ पे गोल्डन जुबली, जिसे हम स्वर्ण मतलब गोल्ड होता है, गोल्डन जुबली एंड रूरल स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम। तो दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन द अप्रैल 1999, 1999 में ये है ना शुरू हुई आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग, है ना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर किया गया एंड अलाइड स्कीम्स को रिस्ट्रक्चर कर ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई। एंड इसमें क्या था, इट इज ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये खाली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, और जो कि है ना गांव में रहने वाले गरीब अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। देन स्वर्ण जयंती शहरी मतलब सिटी रोजगार योजना। तो इसमें है ना दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 1997 में ये लॉन्च की गई एंड इट प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड को ये एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हो गए, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन हो गया, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया। तो इस स्कीम के अंडर में फॉर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर 75% ऑफ कॉस्ट, 75% है ना सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पीछे खर्चा कर रही है एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इसका जो खर्चा है वो उठा रही है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए। ना फोर्थ यहाँ पर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ये प्राइम मिनिस्टर, जिसे प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट योजना स्कीम। सो दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये कभी इम्प्लीमेंट हुई, तो 1993 में ये इम्प्लीमेंट हुई एंड टू क्रिएट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि भी कंटिन्यूस सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यूस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। देन फिफ्थ, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये इनिशिएटेड हुआ 1979 में एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई आपको अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, हैंडल करना है रूरल यूथ, गांव में रहने वाले जो जवान यूथ है उनके लिए। एंड इट एम्ड एट ट्रेनिंग अबाउट 2 लाख रूरल जो गांव में रहने वाले जो यंग जनरेशन है उनको एवरी ईयर 2 लाख लोगों को ट्रेन करना ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके। एंड ट्राइसेम बाद में ट्राइसेम मर्ज हो गई इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मर्ज हो गई इन द ईयर 1999 अप्रैल में। जवाहर रोजगार योजना, जवाहरलाल नेहरू को सब जानते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर आजादी की बात के। तो ऑन 1 अप्रैल चाचा नेहरू 1 अप्रैल 1889 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम अनाउंस किया एंड द जवाहर रोजगार योजना फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, जो बैकवर्ड पिछड़े इलाकों में ये योजना लेकर आए, जहां पर है ना ये योजना है वो खाली रूरल एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1999 एंड इट वाज रीनेम्ड एज, और इसको नया नाम दिया गया, रीनेम किया गया विद द नेम, मतलब नया नाम दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, क्योंकि ये है ना रूरल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड की गई, तो इसका नाम चेंज कर जवाहर ग्राम समृद्धि, ग्राम मतलब गांव, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी स्कीम ये इसका नाम हो गया। नाउ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो सिंस 2 अक्टूबर 2009 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नाम है ना वो बदल कर है ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रख दिया गया एंड दिस स्कीम प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है हर फाइनेंशियल ईयर में टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड, गाँव में रहने वाले हाउस होल्ड के एटलीस्ट एक मेंबर को, गाँव में रहने वाले जो घर हैं घरों में
एक मेंबर को है ना ये फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयमेंट वेज प्रोवाइड करने का, 100 दिन की वेज प्रोवाइड करने का ये गारंटी लेती है। हुज एडल्ट मेंबर, जो भी बड़ा एडल्ट मेंबर है, वॉलंटियर है फैमिली का, टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जिसको है ना अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डैम्स बनाने में हेल्प करना, तो 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये। 8th दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है जहां पर जो कि लिंक है, इट इज लिंक विद द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये लिंक्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड ये कब अनाउंस हुई, तो ये 2014 में 23 सितंबर 2014। एंड इसका जो द मिशन ऑफ दिस स्कीम, इसका जो मोटो है वो है कि भाई है ना गरीबी को दूर करना है, एंड साथ ही है ना एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट गेनफुल एंड कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट रेगुलर वेजेस के थ्रू है ना प्रोवाइड करना, थ्रू रेगुलर वेजेस। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया है ना पैसा कुछ ना मिले, वेज ना मिले। दाल रोटी के लिए तो भाई पैसा तो चाहिए रहेगा ना, ब्रेड एंड बटर के लिए। नाउ द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है, तो इज ऑन द रूरल यूथ फॉर पुअर फैमिलीज, जो गांव में रहने वाले पुअर फैमिलीज है जिनकी एज ग्रुप 15 to 35 ईयर्स की है, उनके ऊपर इनका फोकस है कि उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। 9th यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, तो द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट ये कब नोटिफाइड हुई, तो 2009 में नोटिफाइड हुई। और इसका क्या मोटो था, तो प्रमोट करे वो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करे, वाया मतलब यहाँ पे वाया मीन्स नेमली इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स प्रोवाइड कर। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज, ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है इज टू कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन फैक्टर्स, कोऑर्डिनेट करना एंड फैक्टर्स को मजबूत बनाना फॉर ग्रोथ, कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जो ये बिजनेस वगैरह को ग्रो कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप क्वालिटी आ सके उनमें अक्रॉस द कंट्री। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वायबल करियर, मतलब एक सही ढंग से एक फ्रूटफुल करियर ऑप्शन प्रोवाइड कर सके विद द हेल्प ऑफ एडवोकेसी, मतलब पब्लिक, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक, जनता के साथ। देन प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन में भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का काम। देन यहाँ पर 10th है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, तो ये है ना 2016 में, जनवरी 2016 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया स्टार्टअप इंडिया विथ एन एस्पिरेशन, उनके मतलब उनका जो डिजायर है गवर्नमेंट का टू इम्पार्ट मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर सके टैलेंटेड यंग जनरेशन जो है इंडिया की, टू डू समथिंग न्यू, कंट्री के लिए भी कुछ नया करे एंड ह्यूमन के लिए भी, ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ करे, तो वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लेकर आए। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20, इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई इन 2016 से 2020 तक इनका मोटो कंप्लीट हो जाए कि दिस स्कीम इज टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए कि अमंग द यूथ बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, पैसे की सहायता करते हुए, जिन्होंने सक्सेसफुली जो कंप्लीट कर लेता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनको पैसे का सपोर्ट भी कर रही है गवर्नमेंट। एंड द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ बजट ऑफ ₹12,000 करोड़, 12,000 करोड़ का बजट है ना इस स्कीम के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए गवर्नमेंट ने है ना यूज में लाने का, टिल 2020 इतना पैसा वो यूज कर देंगे, इसको बढ़ावा देने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में यूज कर लेंगे। तो ये बजट उन्होंने 12,000 करोड़ का बजट के साथ गवर्नमेंट आगे आई है कि 2016-20 तक इनका कि भाई आप है ना ज्यादा ज्यादा स्किल बनाओ कंट्री को, स्किल डेवलपमेंट। तो आपने छोटे मोटे लोन वगैरह लोगों को मिल जाते हैं। अब इसके बारे में उतना जब जो इन्वॉल्व है बिजनेस में, दे नो मच मोर अबाउट दिस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा ये जो कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज लेकर आऊंगी। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटक से अभी सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर देना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।